हम स्वागत करना चाहेंगे आज के वक्ता श्री देवेंद्र आर्य जी का। देवेंद्र आर्य जी जन्मादि चेतना के प्रखर कवि हैं, सिद्ध कवि हैं और आप कबीर परंपरा से ताल्लुक रखते हैं। आपकी कविता, आपकी गजलें हमेशा से समाज के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक करते रही है। सामाजिक चेतना और संवेदना आपकी रचना के केंद्र में रहा है और आप विजय देव नारायण पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे निवेदन को स्वीकारा। धन्यवाद। इसके साथ साथ बहुत सारे अतिथि, मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती, प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी, प्रोफेसर मोहन जी, सुज्ञान मोदी जी, प्रोफेसर ज्ञान गुनू और नीति प्रधान जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा श्री देवेंद्र आर्य जी, उनकी जो कविता संग्रह है प्रयोगशाला में पृथ्वी, उस पे विमर्श जी। आर्य जी। धन्यवाद भाई, आपने अपने फोरम में मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। 2017 में ये संग्रह मेरा आया था प्रयोगशाला में पृथ्वी, शिल्पायन दिल्ली से। पर्यावरण और पृथ्वी की चिंताएं जो हैं, शुरू से ये मेरा संग्रह है जो प्रयोगशाला में पृथ्वी नाम से है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, आज के इस कार्यक्रम में जो एक खास दिन पे रखा गया है, नागार्जुन जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्मृतियों को हम लोग याद भी कर रहे हैं और पर्यावरण और प्रकृति के बारे में बात भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ कविताएं पढ़नी है। क्यों मुझे कविताएं पढ़नी है इस संग्रह से? जी मित्रों, मैं इस संग्रह की जो टाइटल कविता है प्रयोगशाला में पृथ्वी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हम जिनके पास भाषा है वो पृथ्वी के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन पृथ्वी को जीते नहीं हैं। मौसम के बारे में बात तो करते हैं, मौसम को जीते नहीं हैं। लेकिन जिनके पास इस तरह की लिखित भाषा नहीं है, वो मौसम पे बात भले न करते हो लेकिन मौसम को जीते हैं। ये फर्क है। प्रयोगशाला में पृथ्वी। अखुआना, फूलना, सड़ जाना, अखुआना। अखुआना, फूलना, सड़ जाना, अखुआना। चक्र को कुचक्र समझती प्रयोगशालाएं। बायोटिक पृथ्वी बनती रही प्रयोगशालाओं में। जीवाणु प्रतिरोधी कि कीड़े न लगे मौसम में। मौसम हथियाना चाहते कुछ लोग। मौसम हथियाना चाहते कुछ लोग, औने पौने कि बेच सकें किल्लत के समय ऊंचे दामों पर। दिन को रात में बदलते, फिर उसमें उजाला भरते, फिर उजाले का रोना रोते। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। बढ़ती भूख, सिकुड़ते खेत, फूलते उत्पाद,
पसरती बीमारियां, बिकते इलाज, मुनाफा मुनाफा मुनाफा। केचुए से नफरत करने वाले लोग, केचुए से नफरत करने वाले लोग उतर आए केचुए के धंधे पर। केचुए से नफरत करने वाले लोग उतर आए केचुओं के धंधे पर। करती रही नदियों को काला प्रयोगशालाएं, करती रही नदियों को काला प्रयोगशालाएं। बना न सकी कोई नदी, आ गई 21वीं सदी। बना न सकी कोई नदी, आ गई 21वीं सदी। कुदरत पर जीत का गुमान, पेड़ तो लगाए जा सकते हैं जंगल नहीं। पेड़ तो लगाए जा सकते हैं जंगल नहीं। हवाओं ने लहरें उठाई तो गिराई भी। मौसम ने फूल खिलाए तो मुरझाए भी। मगर लैब उगे फूलों की ताजगी, मौसम निरपेक्ष, साबुन सिरपेक्ष। लैब उगे फूलों की ताजगी, मौसम निरपेक्ष, साबुन सापेक्ष। कुदरत को कूड़ा समझती प्रयोगशालाएं, हाँफ रही अपने ही कूड़े से। चिंतित है पृथ्वी का दारोगा, चिंतित है पृथ्वी का दारोगा, कहां ले जाएं। फेनिल समुद्र को कोई नहीं अगस्त की पी ले। कोई नहीं कर दे जो भय चालित प्रीति का शर संधान। मानुष से अधिक हुआ कूड़ा बलवान, मानुष से अधिक हुआ कूड़ा बलवान। सड़ना नहीं जानता, मानुष से अधिक हुआ कूड़ा बलवान, सड़ना नहीं जानता। अब तो बस एक ही जगह दिखती खाली, पृथ्वी की रत्न गर्भा कोख निराली। अब तो बस एक ही जगह दिखती खाली, पृथ्वी की रत्न गर्भा कोख निराली। निस्तारणहीन अपशिष्टों का निस्तारण कर दे जो, या फिर अंतिम विकल्प धरती ही कोई दूसरी खोजें गढ़ें। ये बूढ़ी मां जैसी धरती किस काम की, ये बूढ़ी मां जैसी धरती किस काम की। कैसे बनाएं एक नई धरती हम अपने मन वाली, परेशान हैं प्रयोगशालाएं। कैसे बनाएं एक धरती अपने मन वाली, परेशान हैं प्रयोगशालाएं। स्थगित कर दिए गए हैं सारे खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य के, कि पूंजी पिलाई जा सके प्रयोगशालाओं को। होमोसिपियन प्रजाति को कैसे बचाएं उन्नत तकनीक जनित दूषित इस पृथ्वी से। अखवाना फूलना सड़ जाना अखवाना, चक्र को कुचक्र समझती रही प्रयोगशालाएं, चक्र को चक्र समझती रही प्रयोगशालाएं। मित्रों, प्रकृति और हमारे बीच जो अंतर है, प्रयोगशालाओं के बीच, वैज्ञानिकों के बीच अंतर है, वो ये कि प्रकृति हर चीज एक चक्र में है, अस्थायी है, और हम हर चीज को स्थायी बनाने के चक्कर में प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है। यही स्थिति आज प्रयोगशालाओं में जो हम पृथ्वी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कूड़ा बनती चली जा रही है। ये एक संदर्भ था इस कविता का। मुझे बता दीजिएगा कि कब मुझे खत्म करना है कविता। एक दूसरी कविता पढ़ रहा हूं, कौन बोलेगा। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला
तो बोलो कौन बोलेगा। कभी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। किसकी दस्तक पर जमाना आंख खोलेगा। कभी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। किसको अपने आंसुओं में पाएगी दुनिया। घाव अपनी पीठ के दिखलाएगी दुनिया। अंत में किसकी शरण में जाएगी दुनिया। अंत में किसकी शरण में जाएगी दुनिया। हो गए भगवान महंगे और फर्जी। हो गए भगवान महंगे और फर्जी। कौन नीबर को शरण देगा। किससे जाके मन बुझा तन हौसला लेगा। सबके सब बाँचेंगे। सबके सब बाँचेंगे सुख का वेद। केवल एक कवि ही केवल एक कवि ही दुख का भेद खोलेगा। अपने शब्दों को पसीने में भिगो लेगा। कभी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। कभी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। मित्रों, एक कविता और सुनाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद ये पर्याप्त होगा मेरा काव्य पाठ। सोना और प्लास्टिक। कविता का शीर्षक है सोना और प्लास्टिक। इसके माध्यम से मैंने फिर वही पर्यावरण और स्थायीकरण या पृथ्वी की बात की है। सोना और प्लास्टिक। अगर कभी पैदा किए जा सकें सोने में प्लास्टिक के गुण। अगर कभी पैदा किए जा सकें सोने में प्लास्टिक के गुण। तो दाम किसके चढ़ेंगे। आप कहेंगे सोना भागेगा। जी नहीं, प्लास्टिक का भाग जागेगा। अगर कभी पैदा किए जा सकें सोने में प्लास्टिक के गुण। तो दाम किसके चढ़ेंगे। आप कहेंगे सोना भागेगा। जी नहीं, प्लास्टिक का भाग जागेगा। सोना एक सामंतवादी धातु है और प्लास्टिक प्रयोगशाला में उत्पन्न समाजवाद। प्लास्टिक के समाजवाद ने बेवाई फटे पांवों में। बेवाई शब्द समझ रहे होंगे, एड़ी जो फट जाती है। सोना एक सामंतवादी धातु है और प्लास्टिक प्रयोगशाला में उत्पन्न समाजवाद। प्लास्टिक के समाजवाद ने बेवाई फटे पांवों में चप्पलें डाल दी और सर पर छत। सोना बोर्जुआ है, प्लास्टिक सर्वहारा। दलित दमित सोना ब्राह्मण है, प्लास्टिक चमार। शुद्ध माना जाता है सोना पुरुषों की तरह। शुद्ध माना जाता है सोना पुरुषों की तरह। स्त्रियां प्लास्टिक हैं, कभी शुद्ध नहीं होती। पुरुष है सोना। पुरुष है सोना, इसलिए स्त्रियां उसे मंगल की तरह सीने पर धारण करती हैं। स्त्री है प्लास्टिक, इसलिए पुरुष उसे पांव में धारण करते हैं पनही की तरह। कोमल है सोना, बज्जित है प्लास्टिक। खानदानी होता है सोना, खान से निकलता है खानदानियों की तरह। मिलावट सोने का भी खास गुण धर्म है। अपनी मिलावटी ऐंठ को गहना समझता है सोना। अपनी मिलावटी ऐंठ को गहना समझता है सोना। कमर से ऊपर शुद्ध शरीर पर ही विराजमान होता है। कमर के नीचे का बखरा स्त्रियों का, जहां ऊपर वाले मतलब भर के लिए उतरते हैं।
सोना धारण करने के लिए नाक कान छेदाती हैं स्त्रियां, दरअसल छेदी जाती है उनकी आत्मा। सोना धारण करने के लिए नाक कान छेदाती हैं स्त्रियां, दरअसल छेदी जाती है उनकी आत्मा। बचपन से ही सोना मणि छिदही आवाज। सोना मर्तलोक का स्वामी है, प्लास्टिक देवलोकी। सूर्य का ताप प्लास्टिक के अलावा कौन सहेगा। अब तक किसी ने किसी को सोने का पेसमेकर धारण करते देखा सुना हो तो बताए। ब्रूनो के सुल्तान हो या स्टील किंग या मीडिया मार्डोक, दिल की धड़कन वापस लानी है तो अछूत प्लास्टिक को कलेजे से लगाना होगा, नहीं तो राम नाम असत्य हो जाएगा। दिल की धड़कन वापस लानी है तो अछूत प्लास्टिक को कलेजे से लगाना होगा, नहीं तो राम नाम असत्य हो जाएगा। दाउ किंगडम विल बिकम दो कौड़ी। दाउ किंगडम विल बिकम दो कौड़ी। मेरा ख्याल है कि शायद कविताएं हो गई पर्याप्त। जी, एक और सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। एक कविता कोई और मैं एक कविता देखें आपके सुनने में ये भी आया, सुनने में ये भी आया, मिलजुल के कह सुन के जब चाहा रब से वो लिखवा लाया। भक्त रामदास बहुत पछताया। सुनने में ये भी आया, सुनने में ये भी आया, मिलजुल के कह सुन के जो चाहा रब से वो लिखवा लाया। भक्त रामदास बहुत पछताया। सुनने में ये भी आया, पानी से तेज धार तेल की, आंख निकल आई है गुलेल की, जोड़ी क्या टंच बनाई है बेमेल की। दाएं का हंस और बाएं का उल्लू, फर्क पड़ा भी तो बस चुल्लू दो चुल्लू। जोड़ी क्या टंच बनाई है बेमेल की, दाएं का हंस और बाएं का उल्लू, फर्क पड़ा भी तो बस चुल्लू दो चुल्लू। सूरज भी बोर हो चुका था उगते उगते। सूरज भी बोर हो चुका था उगते उगते। दिन का आफर उसने ठुकराया, ऐसी थी अंधियारे की माया। सूरज भी बोर हो चुका था उगते उगते। दिन का आफर उसने ठुकराया, ऐसी थी अंधियारे की माया। आंखों में दम हो तो हाथों में जुम्बिश क्या, लोकतंत्र में कनवा राजा क्या, मुफलिस क्या। थी उसके जुगत चुकता कर दी कीमत, थी उसकी जुगत चुकता कर दी कीमत। समरथ को बंदिश क्या, मिट्टी तो फिर भी मिट्टी, उसने लोहे के टीलों को मूत मात बहवाया। ए भाया, सुनने में ये भी आया कि ऊपर से नीचे तक सबने खाया। सुनने में ये भी आया, मिलजुल के कह सुन के जो चाहा रब से वो लिखवा लाया। भक्त रामदास बहुत पछताया। भक्त रामदास बहुत पछताया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी ये 4 कविताएं और 4 तरह की दृष्टि पे हम लोगों की सामर्थ्य रखती है। पर्यावरण, लोकतंत्र, इसको कहते हैं तकनीकी का अंधानुकरण, विज्ञान का। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जरनैल सिंह आनंद जी से कि वो अपना वक्तव्य। डॉक्टर जरनैल सिंह आनंद समय ले रहे हैं, तब तक मैं प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती जी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद रणधीर जी। रणधीर जी ने भी एक कविताएं लिखी है हमारे लिए पहले, बहुत खुशी की बात है। आर्य जी बहुत बहुत शक्तिशाली है, जैसे कि कहते हैं तलवार के धार से कलम की शक्ति ज्यादा होती है, तो आपने कह दिया। एक मेरी विनती है ये कि जैसे कि आपकी कविता हिंदी भाषा में है, तो जो हिंदी के लोग हैं वही समझ सकते हैं, और वो दूसरी जगह पहुंचती नहीं है। तो मैं कर्नाटक में मैंने ये किया था कि ऐसी कवियों की अनुवाद की थी हमने कविताएं। तो इसलिए अगर ये एक अनुवाद की वो एक ग्रुप बना सके जहाँ की, ताकि आपकी कविता कन्नड़ के लोग समझें और कन्नड़ की भाषा की कविता आप लोग समझ सके। ये हो गया है कि हमारे भारत में हम एक दूसरे पड़ोसी को जानते नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा को या तो अनुवाद के माध्यम में हम नहीं पढ़ते। तो ये जो होगा ये अच्छा होगा, काफी युवाओं को भी इससे इस परिचय भी होगा। और इस तरह की सराहनीय होती है, बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कविताएं, बहुत ही अच्छी लगी। तो ये जो है मैं सोच रही थी कि कैसे अनुवाद कर सकें उसको, मैं कन्नड़ भाषा में एक ग्रुप बना सके, जैसे कि रणधीर का ये प्रयत्न रहा कि जीएसडीएस में, या तो जीएसडीएस ही वो करे, जो भी हो, ताकि एक दूसरे के पास हम पहुंच सके, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सराहनीय। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डॉक्टर जरनैल सिंह जी जुड़ गए हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। सुन रहा है सर? आवाज जी, आ रही है? आ रही है बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं देवेंद्र आर्य जी की कविताएं सुन रहा था, और आपने जो मुझे भेजी एक दो कविताएं वो भी मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेशक वो बुक है इनकी जो प्रयोगशाला में पृथ्वी 2017 में छपी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी है जो हम आने वाले समय में फेस करने वाले हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बहुत गंभीर होने वाली है। मैं सुबह जब सैर करने निकलता हूँ, तो आज मेरे मन में अचानक, चलो ये बात भी हो गई प्लास्टिक वाली आपने की, तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि धरती में जितनी भी चाहे हम बदबूदार चीज डाल दें, कोई लाश डाल दे, कुछ भी डाल दे, थोड़े चिर के बाद एवरीथिंग बिकम्स इवन, वो बदबू नहीं आती उसकी। लेकिन अगर धरती प्लास्टिक की हो जाए तो उस बदबू का क्या होगा? ये आज मेरा मॉर्निंग का विचार है जो मैं सोच रहा था। तो देवेंद्र जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। एक मैं ऐसे ही विचार और शेयर करता हूँ कि मैं सोच रहा था कि हम अ, जैसे तुलसी को घर में लाना पसंद करते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जो पत्ते हैं, चाहे वो किसी भी दरख्त के क्यों ना हो, वो सब के सब डिवाइन होते हैं। सूरज की जो रोशनी है वो डिवाइन है। हर वो चीज जो किसी को कुछ ना कुछ देना जानती है वो डिवाइन है, और आदमी उससे बाहर है क्योंकि वो सिर्फ लेना जानता है। तो ये कुछ ऐसे आपकी मैंने जो पोएम पढ़ी है, एक आपने शायद सुनाई नहीं पोएम,
वो थी गाय की रोटी सी बेटी। बहुत ही कमाल का इमेज था। मैं आई वॉज वेटिंग कि आप वो कविता पढ़ेंगे। तो बहुत ही शानदार इमेज आपने दिया है कि बेटी को हम ऐसे ही घर से निकाल देते हैं जैसे गाय के लिए रोटी जी दे जी देते हैं। वेरी टचिंग इमेज, आई टेल यू। तो ऐसे जी ही जो आपने धरती की बात की है कि वो धरती को, मौसमों को इंपीरियलाइज किया जा सकता है ताकि वो महंगा करके बेचा जा सके। आपको इस बात पर हैरानी भी होगी, रणधीर जी तो जानते हैं कि मैंने 3 महाकाव्य एक लिखे हैं, जो महाकाल ट्रायोलॉजी लिखी है। उसमें मैंने एक शैतान क्रिएट किया है, जैसे सेटन है वैसा ही शैतान है, लस्टस उसका नाम है। लस्टस के नाम की पूरी बुक भी है। तो लस्टस की प्लान क्या है कि मैं आदमी को जो भी चीज फ्री मिलती है वो मैंने फ्री नहीं मिलने दे रही है। जैसे हवा हमें फ्री मिलती है, वो कहता है मैं जी इस पर भी टोल लगाऊंगा। धूप मिलती है, मैं इस पर भी टोल लगाऊंगा। ठीक है ना। तो फिर उसने होमोविड वैक्सीनेशन बनाया एक, और उसने बकायदा एपिक में जो महाकाव्य है उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो एक जो मज होती है बफेलो, उसको लगा देते हैं इंजेक्शन। और जो बफेलो है वो कहती है कि मैं तो दूध आधा ही दूंगी, पूरा नहीं दूंगी। आदमियों वाली जो वृत्तियां हैं वो चाहता है कि पशु में आ जाए, ताकि ये भी जेलसी, अहंकार, ये सारा कुछ पशुओं में, जानवरों में आ जाए, वनस्पति में आ जाए। इस तरह ही वांट्स टू इंपीरियलाइज एवरीथिंग। तो आपकी कविताओं में मुझे वो रिफ्लेक्शंस मिले जो मैं सोचता था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपने आने वाले युग की कविता लिखी है, ये इस युग की नहीं है। तो रणधीर जी, मैं इनकी कविता के साथ एक अपनी कविता जोड़ दूं, कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वागत। हिंदी में मैं शौकिया लिखता हूँ, फील्ड तो इंग्लिश है मेरा। एक कविता है मेरी, शुगर। शुगर सभी जानते हैं। शुगर मीठा खाने से कहीं ज्यादा, मीठा मीठा सोचने से और मीठा बोलने से भी हो जाती है। शुगर मीठा खाने से कहीं ज्यादा, मीठा मीठा सोचने से और मीठा बोलने से भी हो जाती है। सच कड़वा होता है, सच ना कहने से भी हो जाती है। आंसू नमकीन होते हैं, इनके ना बहने से भी हो जाती है। शुगर का मतलब है शरीर में अनियमितता का होना, इरेगुलरिटी। कुछ ऐसा खाना, कुछ ऐसा ना खाना, पेट का कंफ्यूज्ड रहना, बुरा हो तो बुरा ना कहना, अच्छा हो तो अच्छा ना कहना, सदैव किसी के डर में रहना, ये नहीं करना, वो नहीं कहना। शुगर शुगर आजकल तो सभी को है। डॉक्टर ने कहा है ना मीठा खाना है, ना मीठा बोलना है, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं, बस सच से दूर रहना है। इस पर क्या थैंक यू सो मच बहुत फॉर अच्छा। गिविंग मी टाइम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जनरल सिंह आनंद जी। मृति प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा। मृति प्रधान जी भी उड़ीसा में पोएट्री लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती हैं, तो वो अपना कुछ विचार प्रस्तुत करें। जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बट मैं क्या फील करती हूँ कि इस फोरम में बोलने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। आई मीन इंग्लिश ओडिया तो ठीक है, सो मेनी पोएट्रीज आई हैव रिटन, बट हिंदी में अभी शुरू कर रही हूँ, लाइक 3-4 पोएट्रीज ओनली। तो आई लाइक्ड ऑल द थीम्स so much. I mean, I don't have words to tell about it. So I don't have capacity to, judge or just. I have now just learning all these things, and this is the most touching poem was apart from that
प्रयोगशाला में पृथ्वी, the first poetry, the third one I liked the much, सोना और प्लास्टिक। वो देखने का नजरिया नो, मतलब everybody writes like सोना for girls and plastic somewhere these things, but Devendra sir का this नजरिया was completely different, no? सोना about the males and about the plastic. This I really salute that this नजरिया of doing that poetry. So Randhir, can I read one Odia poetry about that ecology and this thing that is written Rugna Prithvi, like? Please. Ananta Bhai is there to translate also. No, yes. The कविता की शीर्षक है रुग्ण पृथ्वी. I think most of Hindi is like almost Odia. Many people can, some of the words can be understood. It is not. पिलाए ଶୁଣ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ନୀତିଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଓ କଳିରେ ଆହତ। ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଥିବା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ଆଉ ମିଳିମିଶି ରହ, ବଞ୍ଚ ଓ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅର ମହତ୍ଵ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କାଳେ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ଦୟାଳୁ ହେବାର। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କାଳେ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଆଉ ଦୟାଳୁ ହେବାର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ନ ଗଢି ପାରିବାର। ତୁମ ଚିତ୍କାରରେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଜି ମୁଁ ରୁଗ୍ଣ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିନ ରାତିର ସଂଘର୍ଷ, ଛିଦ୍ର ଫୁସଫୁସକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଓ କମୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା। ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଛ କି କେବେ? ଦେଖିଛ କେବେ ମୋ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ? ଛୁଇଁଛ କେବେ ମୋ କଳେବର, ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ? ଭାବିଛ କେବେ ହୋଇପାରେ ଉଷ୍ମତା ଅଭାବରେ ଯାହା ଥିଲା ତୁମଠୁ ପାଇବାର? ସ୍ତନ୍ୟଧାରା ଶୁଷ୍କ କାହିଁ କେବେଠୁ, କେତେ ଉର୍ବରା ଉଦାର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେବେଠୁ, ତଥାପି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ, ଖୁଆଇବାକୁ। ବିଶ୍ରାମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମା ମୋର ଆଜି ଆହତ, ମନେ ପକାଅ ସେହି ଆକାଶ, ଚାରିପଟେ ପକ୍ଷୀ ଓ ଫୁଲ, ଆମ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଜୀବ ଜଗତ। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ହସିବାକୁ ଚାହେଁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମ ସହିତ। Thank you. It is about that the earth says, that the condition how is been exploited, and it is that we the human beings are forcing to produce more and exploited her to the core. So it is about that. If Anant Bhai can literally translate it, it will be better. Thank you. बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनंत कुमार गिरी। अनंता भाई अपने के अनम्यूट कर लो। हाँ, thank you. I need a little bit more time to translate, but the spirit was very beautiful. The story that Minati was trying to say, especially the mother feeling a sense of inadequacy, that maybe she didn't rear the children well. And if we bring this to our earth condition, maybe the mother earth could be lamenting, could be offering a sigh of pathos that she could not raise her children well. So let me join our conversation this evening. Thank you, बहुत शुक्रिया आर्य जी और जनरल सिंह आनंद जी और रणधीर भाई। जो कविता हम सुने, मैं थोड़ा बहुत सुन पाया। इसमें जो प्लास्टिक का जो कविता है, तो प्लास्टिक सरबराह है और सोना ब्राह्मण है, वो जो एक जैसे मिनती ने बोला वो नजरिया है, मगर इस नजरिया का अंदर क्या नजरिया है? So how do we engage ourselves with the challenge of the present? Now, जैसे Dr. Anand hinted, the challenge of the plastic is sarvara. But does it require a critic? How do we engage with the challenge of the plastic beyond the dualism of the sona and plastic? And even if plastic is much used, how do we create a process of rethinking about it?
जैसे आर्य जी ने बोला, जो कवि नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, मगर कवि का जो समीक्षा का जो दृष्टि है, वो समीक्षा आज इनका मूल को प्रश्न करना चाहिए। Because you know the whole tenor of progressive poetics for the last 100 years, Sarvahara, proletariat. But can proletariat make a mistake? Can women make a mistake? Can the marginalized commit violence? Therefore, we need a much more integral critique of human condition, where the proletariat cannot claim a justification in itself. The proletariat is as much responsible for Mother Earth as the dominant landlords, though the proletariat has less resources. So this was my thought. So let me join this poetic journey with a few lines, because हमारा धरती जब रोते हैं, इसके साथ साथ हम कैसे रो सके। तो एक कविता है, टीयर सोल एंड सॉलिडारिटी। Let me cry, my tear is for soul and solidarity. My tear washes away my ego into an ocean of aspiration. An aspiration for mutualization, gathering together for a soulful society, gathering together for a soulful sociality, evolution of a new humanity, co-breathing and co-birthing a new divinity. Shukriya. थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। रणदीप, जी, मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा है हिंदी कविता एक पढ़ने के लिए जो हमने लिखा था, तो देवेंद्र आर्य जी को तो सुनाए अगर जी, आपके पास बिल्कुल टाइम हो तो। बिल्कुल आपके टाइम बिल्कुल सुनाइए। ये अनंत विस्तार, ये मैं हिंदी में लिखती नहीं हूँ, अंग्रेजी में लिखती हूँ, पर कभी कभी हिंदी में भी लिखती। इसीलिए कहा बन जाओ जल का अनंत विस्तार। सॉरी वो पता नहीं कहाँ चला गया। 2 मिनट। हाँ, तो आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा ये टच फोन में ऐसा ही होता, थोड़ा सा टच हो गया तो कहीं और चला गया वो। कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा समय ले लीजिए, 2 मिनट। तब तक और कोई साथी अगर हाँ। कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं। हाँ, मिल गया। ओके। हाँ जी। ये अनंत विस्तार, इसलिए कहा बन जाओ जल का अनंत विस्तार। क्यों नहीं है अब तक तुम्हारी सोच में नदी की गतिशीलता अपार, उस टीले के पार। ये कोरोना के समय लिखा गया था, इसलिए कोरोना की पगडंडी पहुंच गई हर गली में, तो लगता होगा सबको एक निष्क्रिय सा सूनापन। तन्वी है अभी वो, क्या लौटेगी सबको छोड़, चाहे कोई भी खड़ा हो किसी भी मोड़ पर देखिए अगर इसे अन्य एक परिप्रेक्ष्य से, तो जरा सोचो प्रकृति का तो यही है नित्य संघर्ष। रुखाई में कोई एक रंग डालती है तो हरितिमा दूसरा, ऐसा ही चलता है उसका सहज रूपांतर। और हम मानव थोड़े ही से में हो जाते खंडित। देखो मरुभूमि में वनस्पति कैसे अपना अस्तित्व बनाए रखती है धरती से, वहां उसे काटे फूल और झाड़ियां मना लेते हैं अपने को मरु धरती के साथ, रखते हैं अविच्छिन्न संबंध बिना गिड़गिड़ाए, धड़कते हैं उसी के साथ उसकी ऊष्मा लिए। और भी देखो कैसे सीप में संपूर्ण मोती की अपनी हृदय गाथा चलती रहती है निरंतर, तत्पश्चात वह कर देती है किसी अवला का उद्वेलित
हो जाती है उसकी अनन्य सत्ता, जबकि सीप में रहते हैं नहीं होती उसकी अपनी पहचान। विपरीत इसके हम मानवों को देखो, हर एक अपने को अलहदा भूमिखंड में निवासी कहते हैं, भूमिखंड के निवासी कहते हैं। इसी खंडित परिस्थिति में करते हैं आत्मतुष्टि, भूल जाते हैं कि उसकी परिस्थिति उसकी परिचिति नहीं है नितत्व शास्त्र के किसी सूत्र में, नहीं है छुपा किसी वायरस के उत्पात में, भले ही स्थगित कर सके वो अपने प्राण स्पंदन को। है मानव की पहचान मानवता में ही, इसीलिए कहा बन जाओ जल का अनंत विस्तार, तटों से सीमित रहकर भी हो जाओ नदी की भांति गतिशील। देखो है नदी की भी पहचान अपने ही किनारों से, मिट्टी घास और फूलों की महक से, सृजन के निरंतर अहंकार से। तभी तो कहा बन जाओ नदी का अनंत विस्तार। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। 5 मिनट है, तो मुझे भी एक टेम्पटेशन हो रहा है और मैं अज्ञे को याद करना चाहूंगा। अज्ञे ने वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह। एक बार अपने को एक लिखा था, पेड़ के साथ कविता का रिश्ता। पेड़ के नीचे रुककर सुस्ता लिया, फिर काफी निकाली तो एक लंबी सांस सुनकर चौंका। ये अज्ञे लिख रहे हैं, पर आसपास कोई नहीं था। मैंने सोचा भ्रम हुआ होगा, हवा होगी। फिर लिखने की ओर तच्चित हुआ। लंबी सांस फिर सुनाई दी। पेड़ ने लंबी सांस ली। मैंने कहा क्यों पेड़, क्या हुआ? पेड़ बोला तुम कवि हो ना। मैंने कहा हूं भी तो क्या, वन प्रकृति भक्त हूं, पेड़ों से प्रेम है मुझे। पेड़ ठोक कर बोला होगा होगा। पेड़ पर कविता ली, या पेड़ को बचाने के लिए, आंदोलन के लिए कविता ली। छपेगा तो पेड़ की लुगदी पर ही। क्या बात है। जब जब कोई लिखता है मैं लंबी सांस लेता हूँ, यह पेड़ काटने का एक और निमित्त बना। पेड़ ने लंबी सांस ली। पेड़ के साथ कविता का यह भी एक रिश्ता है, इतना साफ नहीं दिखा था ना। तो जब देवेंद्र आर्या जी की कविता मैं पढ़ रहा, हमारे प्रोफेसर आनंद के विद्यार्थी हैं वो, इन आजकल बदायूं में एडीएम में, लेकिन वो लिखते रहते हैं कविता। और उन्होंने एक कविता लिखी, ये तो था कि प्रकृति के साथ कविता और कवि का क्या रिश्ता था, उसके संदर्भ में मुझे अज्ञे की एक कविता याद आई। एक और कविता बदायूं के डीएम एडीएम साहब लिखते हैं, उसका नाम है शहर। लोग कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैंने देखा है कुत्ते की मौत आती है तो सड़क पार करता है। शहर जाने वाली नदी भी बेरहमी से मार दी जाती। एक गिद्धरों, एक कुत्तों और प्यारी नदियां, जिंदा रहना है
अगर तो शहर जाने से बचो। वाह, और वाह, आज जब हम लोग देखते हैं जोशीमठ की त्रासदी, तो उसमें ये समझ में आता है कि जोशीमठ, इसकी आबादी 453 थी 1861 में, 1961 में ये 2432 हुई और अब लगभग 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख टूरिस्ट को मिला ले। और क्या हुआ उसका असर? शहरीकरण ने भगवान तक को भी नहीं बख्शा। ये जो दृष्टि है, और ये लेख अनुपम मिश्र, आप हैरान हो जाएंगे, 1976 में लिखते हैं दिनमान में। तो लेखक पर्यावरण के साथ जो संवाद काफी सालों से करते आ रहे हैं, गांव को बचाने की, वो दृष्टि गांधी की दृष्टि है। जब वो कहते हैं कि गॉड मेड द विलेज, मैन मेड द सिटी। और मनुष्य जब कोई निर्माण करता है तो वो असंभव है प्रकृति के जो निर्माण हुआ है प्रकृति से या पृथ्वी से, वो प्रयोगशाला में कैसे निर्माण हो सकता है? ऐसी क्या सुख प्रयोगशाला में निर्मित हो सकती है जो प्रकृति ने नहीं दी? ये एक विमर्श है, से हमें सोचना होगा। और देवेंद्र आर्य जी की कविता हमेशा से हम सबों को प्रेरणा देती है। अभी मिंती जी का एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि एक हिंदी में वो कविता पढ़ना चाहती हैं, तो उसी कविता के साथ हम लोग आज के GSTS फोरम का संवाद का समापन करेंगे। तो मिनीति प्रधान जी। Yeah, thank you. I'm actually, I thought my baby step poetry I should at least present when the Star Wars are there. So sorry if I've taken extra time for this. That कविता का शीर्षक है आधुनिकता। किसी ने पूछा, तुम आधुनिक हो फिर भी साड़ी और चूड़ी पहनते हो, मांग भी भरते हो। हमने कहा, आधुनिकता हम अपनी सोच में रखते हैं। चूड़ी पहनना या ना पहनना ये हमारे ऊपर है, पर चूड़ी पहनने से ये मत समझना कि हम कमजोर हैं। लिबास का क्या है, वो तो बदलते रहते हैं। आधुनिकता सिर्फ हम अपनी सोच में ही रखते हैं। थैंक यू। स्मॉल पॉइंट। थैंक यू फॉर द बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकृति को बचाने का विमर्श आधुनिकता से शुरू होता है, और आधुनिकता के विश्लेषण के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देवेंद्र आर्य जी, प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती जी, डॉक्टर जरनैल सिंह आनंद, प्रोफेसर मोहंती, आनंद भाई और भी साथी जो आज जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि GSTS फोरम से कुछ कविता का ट्रांसलेशन देवेंद्र आर्य जी का हम लोग अंग्रेजी में जरूर करें। ट्रांसलेशन अपने आप में वो एक प्रयोगशाला होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भाव के साथ बहुत बहुत आभार आप सबों का, बहुत धन्यवाद।